अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ता। अच्छा, एक वीक बीच में निकल गया और वो आयत 36 का मैंने होमवर्क दिया था। अब ऐसे ही है, वो एक स्टूडेंट ने मशवरा दिया था कि जो कोई लंबा चौड़ा सवाल अगर हुआ ना तो वो फिर मैं बुध को ही कहा करूँगा, यानी बुध की क्लास में दिया करूँगा, ताकि आप लोग फिर अगर करना हो तो फिर आप वो करके संडे को या जब भी टाइम तो मंडे को डिस्कशन हो इसकी। तो अभी तो खैर बीच में इतना टाइम था तो कर लिया होगा। मैं IFRS 5 पूरा कर लूँ फिर उस पर करता हूँ बात। पहले IFRS 5 मैं कर लूँ पूरा। IFRS 5 हाँ जी इंशाल्लाह। क्या जी? समझ नहीं आई। जी पूछें। जी जी बताइए कहाँ पर? पेज 1.9 पे पॉइंट नंबर। हाँ ठीक है, ये बताता हूँ। अभी मैंने IFRS 5 पूरा कर लूँ ना तो ऑनलाइन वाले में भी जो एक दो बच्चों ने सवाल पूछे थे तो वो भी, और ये इस तरह के एक दो पॉइंट शायद मेरे ख्याल है बीच में स्किप हो गए, ये मैं फिर समेटता हूँ। यानी IFRS 5 कंप्लीट कर लूँ, 36 IFRS 5 इनको मिला के 10-15 मिनट की एक डिस्कशन कर देता हूँ। उसमें मैंने बिल्कुल नोट किया हुआ ये पॉइंट स्किप हो गया था, तो ये मैं करता हूँ डिस्कस। अच्छा, IFRS 5 शुरू किया था मैंने और बहुत चूँकि अरसा गुजर गया इस बात को भूल भाल गए होंगे, तो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ IFRS 5 का। IFRS 5 में चैप्टर 2.1.1 पेज का है। IFRS 5 में ना एक है, और IFRS 5 में मैंने जो पोर्शन शुरू किया था, एक है उसमें हेल्ड फॉर सेल की क्लासिफिकेशन और एक है उसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और एक इसमें था हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। वो मैं भी इस रिकैप में फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक एसेट है एन एसेट और एक है डिस्पोजल ग्रुप। पहले इसकी बात करता हूं। एक नॉन करंट एसेट, क्योंकि इस IS में जो हेल्ड फॉर सेल वाला कॉन्सेप्ट है वो है ही नॉन करंट एसेट के लिए, यानी इन्वेंट्री जो कि सेल करने के लिए रखी होती है उस पे ये नहीं लग रहा। IFRS 5 लग रहा है उस नॉन करंट एसेट पे, यानी उसको हमने खरीदा ही इसलिए था, बनाया इसलिए था कि यूज करना था लॉन्ग टर्म, लेकिन अब उसको बेचने का इरादा कर लिया, तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। और एक डिस्पोजल ग्रुप होता है, इस पे बात नहीं की थी। इस पे इतनी बात यह की थी कि इस IFRS 5 की एप्लीकेशन मेजरमेंट रूल्स की, यानी क्या क्या वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये रूल्स इन टॉप पे लिखी हुई आइटम्स पे नहीं लगने। जो IFRS 5 के मेजरमेंट रूल्स है ना, मेजरमेंट रूल्स यानी IFRS 5 ने कहना है कि ये वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, तो ये वाले रूल्स नहीं लगने इन टॉप पे लिखे हुए लिस्ट ऑफ एसेट्स पे। ये जो बिल्कुल टॉप पे स्कोप के नाम से लिखे हुए, इस IFRS 5 की मेजरमेंट के रूल्स इन पे नहीं लगने। इनके अलावा मेनली क्या रह जाएंगे? PPE रह जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स रह जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल वाली रह जाएगी। यानी तकरीबन वही चीजें रह जाएंगी जिन पे IS 36 लगा रहे थे हम। IS 36 रिपोर्टिंग पढ़ा, ना सिर्फ बस रिपोर्टिंग पढ़ा रहा हूं। IS 36
जिन पे मेनली अप्लाई किया था पीपीई? मैं असल में ना आप कह रहा हूं, लेकिन मैं मुझे खुद यकीन करने में टाइम लग रहा है कि आप रिपोर्टिंग वाले बैठे हुए यहाँ पर, क्योंकि पिछला वीक सारा ऑफ था, तो बीएफडी पढ़ाता रहा हूँ। I36 पढ़ा है ना अभी। हाँ, तो पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कॉस्ट मॉडल पे, तो ये भी तकरीबन उन्हीं पे लग रहा होता है। तो ये जो शुरू में लिस्ट है, इन पे इस आईएस की मेजरमेंट रूल्स नहीं लगने। लेकिन अगर ये एसेट्स इसके अंदर कवर हो गए, अगर वो डिस्पोजल ग्रुप के अंदर फॉल कर गए, तो जो डिस्पोजल ग्रुप की प्रेजेंटेशन के रूल्स हैं कि इसको कहां प्रेजेंट करना है, उसमें वो कवर हो रहे होंगे। वो कैसे, मैं डिस्पोजल ग्रुप पढ़ाऊंगा तो बताता हूं। तो वो इंडिविजुअल नॉन करंट एसेट जो कि उनमें से नहीं है, पीछे रह गया पीपी, इंटेंजिबल, और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कॉस्ट मॉडल पे, अगर वो बेचने के लिए रखे हो तो IFRS 5 उन पे लगेगा। बेचने के लिए रखे हो के लिए कुछ शर्तें थी कि ईयर एंड तक ये बात दुनिया वालों को पता लग गई हो, कंडीशंस पूरी हो चुकी हों। और वो शर्तें क्या क्या थी, ये इसी पेज के तकरीबन मिड ऑनवर्ड्स ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, जिनमें क्विकली मैं बता देता हूं। एक कंडीशन ये थी कि अब सिर्फ और सिर्फ इसको बेचने से ही पैसे लेने हो, यूज ना करना हो। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये बेचने के लिए फौरन अवेलेबल है, अगर अभी कभी इसको बेचना चाहें तो ये फौरन के फौरन अवेलेबल है। तीसरी कंडीशन ये थी कि सेल हाईली प्रोबेबल है। सेल हाईली प्रोबेबल है, ये बात साबित करने के लिए आगे फिर कुछ सब कंडीशंस थी। पहला पॉइंट ये था कि मैनेजमेंट कमिटेड है, यानी ये नहीं कि कच्चा कच्चा इरादा है, कमिटेड है कि बेचना है। दूसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने बेचने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, अखबार में ऐड देना शुरू कर दिया, वेबसाइट के ऊपर ऐड देना शुरू कर दिया, बायर लोकेट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि इसकी एक्टिव मार्केटिंग भी कर रहे हैं, छुपा छुपा के नहीं रख रहे बातें। तीसरी सब कंडीशन ये थी कि जितनी भी मेहनत हो रही है 1 साल के अंदर अंदर एसेट बिक जाएगा। और चौथी कंडीशन ये थी कि अब एक बार इरादा कर लिया, इस इरादे के बदलने के चांसेस ना होने के बराबर है। इट इज अनलाइकली कि ये इरादा बदलेगा। और ये सारी कंडीशंस ईयर एंड तक पूरी होंगी तो उस साल में ये क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल है। अगर ईयर एंड के बाद पूरी हुई तो उस साल फिर ये नहीं है हेल्ड फॉर सेल। फिर अगले पेज के टॉप पे एक चीज पड़ी थी कि अगर 1 ईयर में ना भी बेच सके और गलती हमारी ना हुई तो खैर है, अगले साल बैलेंस शीट में फिर ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो सकेगा। ये एक्सेप्शन थी एक। फिर इसमें इस पेज के तकरीबन दरमियान में नॉन करंट एसेट्स दैट आर टू बी अबेंडन्ड, वो एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ ही एंड होने वाली है और फिर उन्होंने बिकना है, तो बेशक उन्होंने बिक जाना है और अगले साल के अंदर अंदर बेशक बिक जाना है, फिर भी वो हेल्ड फॉर सेल नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि जो हमने उनकी लाइफ सोची थी वो पूरा इस्तेमाल करने के बाद उनको बेचना है, तो बेशक वो बेच दिए जाएंगे, इवन देन वो हेल्ड फॉर सेल नहीं है। क्योंकि हेल्ड फॉर सेल हैं ही वो जो अगर हेल्ड फॉर सेल ना होते तो फिर वो नॉन करंट होते, उनको 1 साल से और ज्यादा चलाना था, बस बेचने के इरादे की वजह से उसको हम डिफरेंट क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये जो एसेट्स टू बी अबेंडेंड हैं, ये वैसे ही बस यूज खत्म होने के करीब आ गए, इनकी मौत का वक्त वैसे करीब आ गया हुआ है, इसलिए ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है, बेशक बेच ही देने लगे हों। ये बात इंपॉर्टेंट है। एक एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ 25 साल थी, 24 साल हो गए हुए, अब आखिरी साल है और इस आखिरी साल के एंड पे इसको बेचना है, पक्का बेचना है, फिर भी ये हेल्ड फॉर सेल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका यूज सोचा था वही यूज पूरा करने के बाद ही बिकने लगा है, तो वो हेल्ड फॉर सेल नहीं क्लासिफाई होगा। फिर मेजरमेंट के अंदर ये बात हुई थी कि अब इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे। ये पेज नंबर 3 के एंड पे, पेज नंबर 3 के एंड पे आखिर में डब्बा बना हुआ पहला बुलेट पॉइंट कि अब इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। हाँ जी, और जिस दिन इस पे लेबल लगने लगा है हेल्ड फॉर सेल, उस दिन इसको हेल्ड फॉर सेल का लेबल लगाने से पहले जिस आईएस में भी था उसमें इसको अपडेट करेंगे। अगर ये आईएस 16 में कॉस्ट मॉडल पे था तो उस दिन तक डेप्रिशिएट करेंगे। अगर ये आईएस 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल पे था तो उसको उस दिन तक पहले रीवैल्यू करेंगे। अगर आईएस 38 में था कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, सेम रूल है। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल था तो पहले उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, उस पे ये लगना ही नहीं है आईएस, कॉस्ट मॉडल वाले पे लगेगा। तो जिन पे भी ये टॉपिक लगना है उनको पहले उस दिन लेबल लगाने से पहले नहलाएं धुलाएंगे अपने आईएस के मुताबिक, फिर उस पे ये आईएस लगेगा और ये आईएस लगते ही इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पे होगी? लोअर ऑफ जो बुक्स में है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 2 के तकरीबन मिड में, मेजरमेंट का पहला ही पॉइंट कि जब एक नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाएगा तो पहले दिन भी और ईयर एंड पे भी वो एसेट मेजर होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, यानी जिसपे वो है, एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनमें से जो लोअर है।
और ये जो इससे पहले मैंने जस्ट बात की है कि उस दिन इसको पहले अपने आईएएस में नहलाएं धुलाएंगे, ये बात इसी पेज पे बिल्कुल लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ, पेज नंबर 2 लास्ट बुलेट पॉइंट, पेज 2 पेज नंबर 2, ये पेज 3 है, ये पेज 3 है, पेज 2 है, लास्ट बुलेट पॉइंट पेज 2 का, कि जब इस पे लेबल लगने लगेगा तो पहले ये अपने आईएएस के मुताबिक अपडेट होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आए, पेज 10 के बाद होंगे, 2.1.10 के बाद होंगे। अच्छा, एक दो चैप्टर्स लगेंगे लेकिन आप इस तरतीब से हो जाएंगे यूज टू। इस तरतीब में मुझे फायदा यह था कि कोई भी चीज कभी भी कहीं भी ऐड करनी हो तो वो हो जाएगी आराम से ऐड। इस चैप्टर की अंग्रेजी के 10 पेजेस हैं, उनके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनमें से हम ये पांचों ही डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन 6 पढ़ लें और बस पढ़ के ज़बानी इसका सोल्यूशन देख लें, और इसी तरह क्वेश्चन 7 भी पढ़ लें और पढ़ के ज़बानी सोल्यूशन देख लें, बहुत है। और आई अज्यूम के रिवेलेशन मॉडल बिल्कुल भूल भाल नहीं गए होंगे। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों ही सवाल पढ़ लें और पीछे सोल्यूशन देख लें। सोल्यूशन देखने से पहले ज़बानी जरूर सोचिएगा कि क्या करते, फिर सोल्यूशन देखिएगा। पहले क्वेश्चन 6 क्लोज कर लेंगे, फिर 7 कर लेंगे। हाँ जी, अगर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में कोई एतराज? अच्छा, जिनको टॉपिक ही ना पता हो, मैं IFRS 5 कर रहा हूँ डिस्कस, और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 और 7 का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक बिल्डिंग खरीदी थी 1 जनवरी 17 और क्लासिफाई किया जा रहा है इसको 31 दिसंबर 20, 17, 18, 19, 20, 4 साल गुजर गए। तो उसको 4 साल डेप्रिशिएट करके बुक वैल्यू तक पहुंचेंगे जो कि 18,40,000 है। फिर इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करना है। तो वो एक सिनेरियो में ज्यादा रखी है, एक सिनेरियो में कम रखी है। क्वेश्चन 6 जिन्होंने किया है, क्वेश्चन 6 में बताइए कोई एतराज परेशानी? चलें ठीक है, क्वेश्चन 7 कर दें, देख दें।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में रिवैल्यूएशन मॉडल है बिल्डिंग का। 1 जनवरी 17 से पहले 2 साल चला के इसको 18 में रिवैल्यू किया था, फिर 19 में आके ये क्लासिफाई हो गया। तो 19 में इसको IFRS 5 का लेबल लगाने से पहले दोबारा रिवैल्यू करेंगे, क्योंकि जिस भी IS में है पहले उस IS में अपडेट होगा, फिर IFRS 5 का लेबल लगेगा। तो 19 में फिर उसको दोबारा रिवैल्यू किया, और उसके बाद चूंकि अभी अभी रिवैल्यू किया था, तो अब कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में बस ये 5 लाख का ही फर्क होगा, है ना, क्योंकि फेयर वैल्यू पे तो कर लिया अपडेट, तो अब तो सिर्फ कॉस्ट टू सेल का ही फर्क रह गया। तो यही जो कॉस्ट टू सेल है यही फिर इसका लॉस हो गया। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 तक कोई एतराज परेशानी? तो नॉन करंट एसेट, एक अकेला एसेट जिसपे IS लग रहा है, जिस वक्त इस पे लेबल लग जाएगा तो उस वक्त पहले, जस्ट पहले अपने IS के मुताबिक अपडेट होगा, फिर इसको इनिशियली भी और ईयर एंड आ जाएगा तो ईयर एंड पे भी जितनी अमाउंट से बुक्स में है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इसमें से लोअर पे रखेंगे। अच्छा, अगर कल को वैल्यू बढ़ गई, यानी 31 दिसंबर 20 पे एक एसेट की बुक्स में कैरिंग अमाउंट थी 30 मिलियन, इस वक्त फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 27 मिलियन, तो ये 27 पे आ जाएगा और 2 मिलियन का हो जाएगा लॉस। हाँ जी, 3 2 किसने लिखा? 3 31 दिसंबर 21 पे कैरिंग अमाउंट कितनी? 27 नहीं, हाँ कर लिया ना, हेड फॉर सेल हो गया, तो 27 है भाई, डेप्शन थोड़ी होगी, नहीं होगी डेप्शन इसकी, 27 ही है। और अपने IS में अपडेट नहीं, अपने IS से निकल गया ये 2020 में, ये अपने IS से निकल गया हुआ था। 21 तक बिक जाना चाहिए था पर नहीं बिका, वो मसाइल थे, कोई नहीं, हमारा कसूर नहीं था, तो अगले साल में भी हो सकता है मौजूद। अब 2021 के एंड पे खड़े हैं और उस वक्त फेयर वैल्यू ये 27 मिलियन होगी, ओके, या डेप्रिशिएट होगी? नहीं, डेप्रिशिएट नहीं होगी, और अपने IS में अपडेट होगी नहीं, अपने IS ने निकाल दिया इसको, अभी IFRS 5 की पनाह में है इस वक्त। 21 में समहाउ नहीं बिक सका, फिर भी मौजूद है, तो 21 में इसकी कॉस्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई है 31। अब हाँ जी, रूल तो अगर देखेंगे तो यही है कि लोअर ऑफ है जी, नहीं, लेकिन लोअर ऑफ के मुताबिक तो 27 पे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए IS में बात अलग से लिखी हुई है कि ठीक है, हमने आपको रूल तो दे दिया कि लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेकिन अगर अगले साल के एंड पे भी ये मौजूद रहा और दोबारा से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली और वो बढ़ गई, तो फिर इसको आप बढ़ा लें, लेकिन बढ़ा के 31 तक नहीं ले जाएंगे, 30 तक ले जाएंगे, क्योंकि जितना लॉस हुआ था बस वो है जो रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल जैसे इंपेयरमेंट लॉस में होता था। तो अगर कल को ये वैल्यू बढ़ जाती है तो जितना लॉस किया था वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जितना किया था बस उतना रिवर्स होगा। 4 पे नहीं बढ़ा देंगे इसको बस 30 तक लाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 30 तक या वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब पूरा 3 रिवर्स करेंगे या वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन? पूरा 3, क्योंकि डेप्शन तो होनी नहीं है अब इसकी, तो ये पूरा 3 रिवर्स हो जाएगा। पेज 3 पे, चैप्टर में पेज 3, चैप्टर में पेज 3 के टॉप पे रिकग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस की फिगर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ये बता दिया। पेज 3 के टॉप पे रिकग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस, पहला फार्मूला का 3 मिलियन आंसर, दूसरे का भी यही 3 मिलियन आंसर, और फॉर इंडिविजुअल एसेट पॉइंट 1, पॉइंट 2 दोनों बता दिए जी। 3 मिलियन इंपेयरमेंट, हाँ जी, इसको उसने ना मिक्स करके, इवन कि उसने ये भी कहा कि अगर ये IS इससे जस्ट पहले IS 36 में था और वहां भी कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ था, वो भी रिवर्स करना समझते हैं। अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल करता है तो सरप्लस से, जैसे भी क्वेश्चन 7 किया है, हाँ, उसमें 0.5 का लॉस है, हाँ, फाइनल में देखिए उस सरप्लस से बेस्ट नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस का रेट। अच्छा, बाकी लोग भी बात सुनिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया, उसमें एक एसेट 31 दिसंबर 18 पे रिवैल्यू किया था, क्वेश्चन 7 जो किया था उसमें नहीं 18 में, 18 पे अपडेट
2.4 18 में अपवर्ड हुई थी और सरप्लस आ गया था 2.4 का। फिर उसके बाद ये 31 दिसंबर 19 को, ये मैं क्वेश्चन 7 की बात कर रहा हूँ, फिर इसको डाउनवर्ड किया था और सरप्लस रह गया था, रह कितना गया था 1.6। ये भी क्वेश्चन 7 में किया है। तो अब सवाल ये पूछा है कि जब IFRS 5 का लेबल लगने की वजह से इसकी कैरिंग अमाउंट जो कि 11 थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो कि 10.5 थी, तो जो 0.5 का लॉस आया ये P&L में जाएगा या सरप्लस में जाएगा? एक बार जब IFRS 5 में एंटर हो रहा है ना, तो होता था पहले इसका बचाव वाला ट्रीटमेंट, होता था सरप्लस। लेकिन जब ये IFRS 5 की वैल्यू के रूल में आएगा तो ये लॉस P&L में ही जाएगा। तो ये 0.5 P&L को चार्ज होगा, वो सरप्लस आता रहे, पड़ा रहेगा यहां पर। जब कभी ये बिल्डिंग वाकई बिक जाएगी तो वो सरप्लस फिर रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाएगा, अदरवाइज ये पड़ा रहेगा। तो ये जो लॉस है ये P&L को ही आएगा। इसीलिए जब अगले साल पड़ा रहने की वजह से ये रिवर्स होगा, वो रिवर्सल भी P&L में ही इनकम के तौर पे आएगा। तो ये पेज 3 के टॉप पे इंडिविजुअल एसेट के दोनों पॉइंट मैंने बता दिए। लॉस होगा वो भी P&L में जाएगा और जो लॉस रिवर्स होगा वो भी P&L में ही इनकम बनेगा। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब आए आप पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4। पहले इसका पॉइंट 1 पढ़ लें, ये पढ़ के आ जाएगा समझ। पॉइंट 1 पढ़ लें और उसका जो डब्बा बना है वो भी पढ़ लें। पेज 4 के टॉप पे पॉइंट 1 भी पढ़ लें और उसका डब्बा भी पढ़ लें। क्या मतलब आर नो लॉन्गर मेट, यानी अब प्लान बदल गया, प्लान बदल गया। तो अब वो जो क्लास में रखा हुआ था, अब उस क्लास से इसको निकालना है। तो अब वो जो क्राइटेरिया था वो नो लॉन्गर मेट। तो अब ये IFRS 5 से निकलेगा और अपने IS में वापस आ जाएगा। जिस IS को छोड़ के गया था शर्मिंदा होकर, उसी IS में वापस आ जाएगा। ये पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। और इसके डब्बे में ये लिखा हुआ है कि एक बिल्डिंग थी जो बेचने के प्लान से रख ली थी। एक शेयर होल्डर ने कहा कि जो बेचनी है वो मुझे ही दे दो डिविडेंड के तौर पे। तो पहले उसको बेचने का इरादा था, अब उस बिल्डिंग का इरादा बेचने से बदल के क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। तो ये नहीं माना जाएगा कि IFRS 5 से बाहर निकल रहा है, ये IFRS 5 के अंदर ही रहेगा। IFRS 5 के अंदर ही है, बस एक प्लान से हटके दूसरे प्लान में आ गया। ये डब्बे में लिखा हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 और उसका डब्बा, ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें और अगर कोई एतराज है तो बोलिए। पॉइंट 1 का डब्बा ओके। पॉइंट 2 समझाता हूं। अब जब ये IS, जब ये एसेट IFRS 5 से निकलेगा तो अब कहां आएगा, अपने IS में वापस। अच्छा, अब जब अपने IS में वापस आएगा, एक होटल में एक लड़का मुलाजिम काम करता था और अभी वो बर्तन धो रहा था, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, उसको कहीं और से ऑफर हुई, वहीं काम छोड़ के चला गया। अच्छा, अब जहां चला गया वहां जाके उसको धोखा मिला, अब वो वापस अपने होटल पे आ गया। तो अब उसका मालिक उसको कहेगा कि जो बर्तन तुम्हारे पेंडिंग थे वो धो जाके, जितने तुम्हारे बर्तन तुम ही धोएगा। तो अब ये जो एसेट वापस अपने IS में आएगा तो उसका IS कहेगा ये जो इतने महीने तुम्हारी जुताई में गुजारे हैं और तुम्हारी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकी, वो अब चार्ज होगी। तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और इसको हैंडल करने का एक दूसरा एंगल ये तो मैंने कहा कि उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लेकिन इसको हैंडल करना कैसे वो एक डिफरेंट एंगल से होगा। इसी की मिसाल लेते हैं, ये वाला 31 दिसंबर, ये मैं आपको पेज 4.2 एक्सप्लेन करने लगा। 2020 में ये एसेट जो 30 मिलियन का था और इसकी रिमेनिंग लाइफ 15 साल बाकी थी, तो ये 31 दिसंबर 20 में निकल के IFRS 5 में चला गया। अगले साल ये जब IAS 16 में वापस आएगा, यानी 31 दिसंबर 21 पे खड़े होके जब ये वापस आएगा तो वापस 30 पे नहीं आ जाएगा, IAS 16 में ही रहता। तो
तो कितनी डेप्रिसिएशन होती? मैंने कहा रिमेनिंग 15 साल लाइफ है, तो अगर ये वहीं रहता तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 2 मिलियन चार्ज हुई होती और आज एक इस वैल्यू पे आ रहा होता, तो इसको 28 पे वापस लाएंगे। ये मैं आपको बिना एंट्री से समझाऊंगा तो और बेहतर समझ आएगी, अभी सिर्फ कैलकुलेशन समझिए। वो एसेट जो यहां से निकल के IFRS 5 में चला गया था, अगर कल को वापस आ जाए तो जब वापस आएगा तो जिस वैल्यू पे छोड़ के गए थे वहीं नहीं वापस आएगा, जो वो आज उसी तरह से चलते चलते डेप्रिशिएट होकर जहां तक पहुंच गई होती उस पे वापस लाएंगे। और अभी जब इसको वापस ला ही रहे हैं तो अभी ही सारी कसमें पूरी कर लेते हैं, साथ ही 36 भी लगा देंगे, इसकी रिकवरेबल अमाउंट भी निकाल देंगे अभी के अभी, और इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकली 28.4, तो ठीक है आ जाए 28 पे। और अगर इसकी रिकवरेबल होती 27.4 तो साथ ही 27.4 पे गिरा देते इसको। ये बात फिर सुनिए, एक एसेट जब IFRS 5 में गया था अपना IS छोड़ के, तो वो IFRS 5 के रूल्स में आ गया था, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर चेंज इन प्लान्स की वजह से अब ये वापस आएगा तो इसको वापस लाने के लिए एक तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी वो भी चार्ज करानी है, और अभी ही की इसकी क्लास ले लेते हैं और रिकवरेबल अमाउंट भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अब रूल ये बन गया कि ये IS जब वापस आएगा तो वो अपनी बुक्स में आ जाएगा लोअर ऑफ, क्या अंग्रेजी बनाए, कैरिंग अमाउंट जो होती अगर IFRS 5 में ना गया होता, और रिकवरेबल अमाउंट इनमें से लोअर के ऊपर बुक्स में PPE के तौर पे आ जाएगा। इससे पहले PPE के नाम से निकल गया हुआ था, ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के नाम से बुक्स में आ गया हुआ था, तो अब उस नाम से निकल के वापस PPE के नाम में आएगा, और PP कितने से डेबिट होगा? लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, और वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर वो IFRS 5 में ना गया होता। ये पॉइंट नंबर 2 सारी अंग्रेजी पढ़ लें। पॉइंट 2, अगर सारे एक एसेट की डेप्रिसिएशन का मेथड यूनिट ऑफ आउटपुट यूनिट जो होता है, आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर जो होता है, अगर वो पहले IFRS 5 में गया फिर वो वापस आ गया, तो वो तो सब उसके यूनिट अपने भी प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा सवाल ये है कि ये तो मैंने मिसाल में लाइफ 15 साल रखी ना, तो स्ट्रेट लाइन पे उसको डेप्रिशिएट करा लिया और वो 28 पे आ गया। तो अगर ये आर्स मेथड या यूनिट्स मेथड पे डेप्रिशिएट होने वाला एसेट होता और फिर उसको IS 16 में वापस लाना होता, तो फिर तो 30 ही आ रहा होता। 30 क्यों आ रहा होता? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुई। तो फिर उसके लिए साथ ये लाइन भी आई ना, फिर उसकी रिकवरेबल निकाली जाएगी। अगर रिकवरेबल अमाउंट भी ज्यादा है तो वेलकम 30 पे, लेकिन अगर रिकवरेबल कम हो गई है तो फिर वो रिकवरेबल पे आएगा। और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 27 पे था, अब जब उसको यहां लाना होगा तो अमाउंट 27 से बदल जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है ये कहां जाएगा? P&L में। पॉइंट 3 पढ़ लें। पहले अगर हम इसको इंपेयरमेंट लॉस के नाम से चार्ज करते आए थे तो वही इंपेयरमेंट लॉस अब हम क्रेडिट कर देंगे या डेबिट कर देंगे। यानी जितना भी हम पहले जिस नाम का इस्तेमाल कर रहे थे IFRS 5 में, इंपेयरमेंट लॉस का नाम इस्तेमाल हो रहा था, तो वही नाम मजीद इस्तेमाल होगा और फिर अब ये IS 16 के अंदर एंटर हो जाएगा। जी क्या? अब अगर ये यहां पर 27 पे था और अब इसको यहां पर 27.4 पे लाना है, तो 0.4 मिलियन का गेन आ गया ना, तो इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, लॉस ही क्रेडिट ना, क्योंकि पहले भी हम लॉस ही रिवर्स किया करते हैं। जिस नाम से पहले ये रिकॉर्ड होता था ना, उसी नाम से ये और डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये 26 समथिंग होता तो 26 पे लाने के लिए और लॉस हो जाता। अब चूंकि 27 से ज्यादा पे ला रहे हैं तो ये गेन आ जाएगा, लेकिन नाम वही यूज हो रहा होगा। यानी जो नाम IFRS 5 में रहते हुए इसका इस्तेमाल कर रहे थे P&L में डालने के लिए, वही नाम और इस्तेमाल कर लेंगे। और अब IFRS 5 खत्म, अब ये IS 16 में आ जाएगा। हाँ जी सर, अगर यही एसेट जो है फिर मेरे मॉडल पे होता है, उस पे तो IFRS रीवैल्यूएशन मॉडल होता है। हाँ IFRS 5 पे लगना ही नहीं था। क्यों नहीं लगना था यार? क्यों नहीं लगना? ओ ना यार, इसे IS 16 और IS 38 कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, इन पे लगता है IFRS 5।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो फेयर वैल्यू मॉडल पे उस पर नहीं लगता, वो IS40 आ जाएगा। पूछ रहे थे आप कुछ, इसके साथ वाला कुछ पूछ रहे थे, मैंने रोका था तब, कंफ्यूज हो गए, पूछो ना। हमने पहले क्लियर में लॉस चार्ज कर दिया, हाँ उसको भी मैंने वर्स करके फिर पेमेंट लॉस करना, अगर हमारे पास साइड से वापस। अच्छा, ये कंफ्यूजन अभी सवाल की वैल्यूज में दूर कर देता हूँ, अभी सवाल की वैल्यूज लेते हैं ना, फिर कर देता हूँ। हाँ जी, 0.3 में बात हो रही है, 0.6 की हो रही है, 28। अगर हम नहीं, अभी मैंने इस मिसाल में 31 दिसंबर 20 पे इसको 27 पे रिकॉर्ड कर लिया था। अब मैंने इसी मिसाल को लेके आगे बढ़ाया है कि अब जब 2021 में पहुंचे तो IFRS 5 से बाहर निकल गया, तो अभी फिलहाल बुक्स में 27 पे था ना, अब उसको IFRS 5 से निकाल के IAS 16 में लाना है। कितने पे लाएंगे? तो वो जो 0.4 का गेन है वो P&L में आएगा। इधर भी कुछ सवाल पूछ रहा है। जब हम नॉन करंट एसेट है हमारे सेल से उठा उसको दोबारा पीपी में हाँ। तो फिर हम उसको ऑनवर्ड एक न्यू एसेट कंसीडर करेंगे, पीपी में वापस आ जाएगा, तो वो जो उस साल डेफिसिट हमने करना था लेकिन नहीं किया है वो इसमें कवर हो जाएगी ना, बात वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। अब हम इसको IFRS 5 से 31 दिसंबर 21 पे निकाल के IAS 16 में ला रहे हैं, तो वो इस बुक वैल्यू पे लाना है, तो जो भी उसकी कोई डेप्शन होनी थी नहीं होनी थी वो उसके अंदर हो जाएगी कवर। तो जो डेफिनेशन 20 में जाती थी, बनाता है, 31 दिसंबर पे चेंज हुआ है, 21 दिसंबर 21 पे चेंज हुआ, सही है, ऐसे ही किया। जो डेफिनेशन 20 पे चार्ज होनी थी, हाँ। वो चार्ज हुआ है। करवाई नहीं है, मैं ये बोलने में ऐसे बोल रहा था कि उसकी डेप्शन भी फौरन चार्ज कराएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि इसके एंड रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे किसी और एंगल से, यानी हमने करना ये है। इसकी डेप्शन चार्ज नहीं हुई ना, वो मैं वैसे कह रहा था कि इसको कहेंगे फॉरेन डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो, वो वैसे कह रहा था, मकसद ये था कि फॉरेन डेप्रिशिएट होकर वो उस बुक वैल्यू तक आ जाए जिस पे उसकी औकात पे आना चाहिए था, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं ऐसा ऑफिशियली चार्ज करनी। वो जो अभी रूल बता दिया ना कि लोअर ऑफ, उसके अंदर वो डेप्शन चार्ज होना कवर हो गया। यानी इस वक्त पॉइंट ये नहीं है कि डेप्शन का एक्सपेंस चार्ज करना है, पॉइंट ये है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करके IAS 16 में वो जिस बुक वैल्यू पे आज आ रहा होता, हम उसको उस बुक वैल्यू पे एंटर कर देंगे IAS 16 में वापस। बात ये नहीं है कि डेप्शन किधर गई, बात ये है कि ये अपनी सही औकात पे वापस आए। चले मगरिब पढ़ लें, फिर इसका सवाल कराता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9। जो हमने इंटरमीडिएट और का टॉपिक पढ़ा है, इसके जो आपने क्वेश्चन दिए हैं वो कितना कौन सा प्रैक्टिस होती है? अच्छा, ये अभी चूंकि दूसरा IAS पढ़ रहे हैं अभी, तो एक सवाल ये है कि जो IAS 36 कर लिया, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए किए, क्या वो काफ़ी प्रैक्टिस है? नहीं। मसला ये है कि रिपोर्टिंग का जितना सिलेबस है और जितना आपने पढ़ने का टाइम आपके पास होता है, उस एतबार से आपसे ये भी हो गया ना तो बहुत है। अब ये है क्या, हर IAS में जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, उस IAS की अपनी कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं। एक तो मैंने वो सवालों की शक्ल में प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दी, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के लिए अगर मुझे किसी पॉइंट पे लगा कि नहीं इस पे और सवाल बनाना चाहिए, तो मैंने खुद सवाल बना लिए, कुछ सवाल खुद बनाए मैंने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के अंदर, फिर कुछ अगर कैफ के अच्छे सवाल थे वो भी डाल लिए, फिर उसके बाद आखिरी काम ये किया कि उस टॉपिक के ICAP में पास्ट पेपर जितने भी सवाल थे, और बहुत पुराने अगर थे, जैसे लीजेस बदल गया 2016 में 15 में गालिबन ये चेंज हो गया, ये 14 में 15 में मुझे याद नहीं है, तो उससे पहले IAS 17 होता था, उसके सवाल उतने नहीं रहे काम करने वाले। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बदल गया, तो जो भी मैं सवाल पास्ट पेपर के डाल सकता था डाल दिए। कंसोलिडेशन के तो मुझे लगता है मैंने कोई 30-40 2009 से शुरू करें, कितने अटेम्प्ट हो गए? 24-25। तो कंसोलिडेशन के तो 24-25 पास्ट पेपर के सवाल डाल दिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हाथ से सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में अगर इतनी भी आप कर सके ना तो ये बहुत है। तो इसकी इतनी लंबी तफसील का एंड आंसर ये है कि हाँ काफ़ी है। उस टॉपिक के लिए तो काफी है, ये इम्पेयरमेंट है ना, तो आपसे
खुद एग्जांपल बनाइए, क्वेश्चन जी, बनाइए, जी। तो आई कैप लेवल के नहीं हाँ। मैंने वो बनाए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमने एक बार कर दिया और उन्हें हमें दोबारा करना चाहिए। नहीं, ये तो ये तो आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि आप एक दफ़ा करके सवालों को सारा टॉपिक समझ गए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आई कैप लेवल के क्वेश्चंस ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। यानी अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई किताब ऐसी हो जहाँ पर आई कैप के जो एग्जाम क्वेश्चन है उस लेवल के कोई सवाल हो, नहीं है दुनिया में ऐसी कोई किताब। क्योंकि जो आई कैप के एग्जाम क्वेश्चन होते हैं बड़े टाइम लगा के, बहुत सोच समझ के बनाए गए होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आई कैप की तरह के सवालों की और प्रैक्टिस होगी, नहीं है, नहीं और प्रैक्टिस यही है, इतनी ही है। तो जो मैंने खुद बनाए हुए सवाल हैं वो आपको आईएएस समझाने के लिए हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस क्लियर करने के लिए। आई कैप के सवालों तक पहुंचने के लिए वो स्टेप्स जरूरी हैं। फिर आई कैप का जो पास पेपर क्वेश्चन है वो अपना सारा नॉलेज अब अप्लाई हो रहा है। तो जिस टॉपिक पे आई कैप के पास पेपर थी 6, 7, 8 सवाल मिल जाएंगे, उसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। जिसके हैं ही 2, 4 सवाल, वो उतना ही, उससे ज्यादा है नहीं। एक बच्चा जैसे साल के बाद एग्जाम देगा, तो उसके लिए ना कहीं। और मेरे नॉलेज के मुताबिक जितनी मैंने देखी है, अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई और टीचर या कोई और बुक इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन बना सके हैं कि आई कैप एग्जाम लेवल के क्वेश्चन और बने हो, तो मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में शायद जितने सवाल मैंने बनाए हुए उतने हैं भी नहीं कहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको अपनी दुकान नहीं बेच रहा, मैं आपको अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि आई कैप के एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं अवेलेबल। उस तरह के और किसी किताब में होंगे, नहीं होंगे। वो बहुत मतलब फारिग औकात में इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं। तो आपको आईएएस सिखाने के लिए, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल सिखाने के लिए जिस हद तक प्रैक्टिस क्वेश्चन की हेल्प दी जा सकती है वो मैं कर दूंगा। और आई कैप के क्वेश्चन वो आई कैप के पास पेपर्स की प्रैक्टिस से ही होगा। उसके अलावा और है नहीं इस तरह का मटेरियल जिससे आप ये कर सकें। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आप ये भी कर लेंगे तो बड़ी बात है। ये भी नहीं होता लोगों से, इतने भी नहीं होने लोगों से हैं। अब आप पूछे आगे। मैं ये कह रहा था कि जैसे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है, तो अगर हमें इसके लिए आप 1-2 अच्छा क्वेश्चन बना देते। यार जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किया था वो मैंने खुद ही बनाया था, मेरे ख्याल में तो अच्छा ही बनाया था। आई कैप का जो क्वेश्चन होता है ना, उससे अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। तो जो आपके क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो उस तरह के आई कैप, अगर आपको लगता है कि आई कैप के एग्जाम क्वेश्चन ही के लेवल के और क्वेश्चन मैं बना दूं तो नहीं बना, मतलब इसके लिए टाइम नहीं है। इसका सीधी सी बात है, इसके लिए टाइम नहीं है। और क्या कहीं और किसी बुक में बने हुए हैं, किसी और टीचर ने बनाए हुए? नहीं। वैसे आपने बड़ा वैसे कि वो तब जरूरत ही नहीं होती दोबारा करने की और ऐसे समझ आ जाते हैं। लेवल है यार माशाल्लाह जी। एक बार ना एक क्वेश्चन आप नजर से गुजार लेना, फिर उस पर करते हैं बात। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ लें, ज़बानी सोच के सॉल्यूशन देख लें। क्वेश्चन 9 पढ़ के उसका सॉल्यूशन भी देख लें।
हाँ जी, 40 मिलियन की बिल्डिंग है, 1 जुलाई 15 को खरीदी और 30 जून 19 तक का सारा सफर, ये सारे सफर की कहानी है। 30 जून 16 पे डेप्रिशिएट होगा, 30 जून 17 पे डेप्रिशिएट होगा और फिर ये IFRS 5 में गिर गया तो उसको फिर 27 पे ले आए और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नाम का अकाउंट बना के इसको बिल्डिंग से निकाल के वहां डाल दिया और 3 का लॉस चार्ज हो गया। अगले साल ये 29 पे वापस ऊपर चला गया, ये लॉस रिवर्स हो गया। अगर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 29 की बजाय 33 होती तो हम बस 30 तक लाते, हम सिर्फ जितना लॉस चार्ज किया था सिर्फ वो रिवर्स करते बस। और फिर 30 जून 19 पे आके ये IAS 16 में वापस चला गया तो 2 अमाउंट्स कैलकुलेट की जाएंगी। 30 जून 19 पे अगर IAS 16 में रहता, IAS 16 से बाहर ना निकला होता तो 16, 17, 18, 19 4 साल डेप्रिशिएट होने के बाद 20 मिलियन आ रहा होता और रिकवरेबल अमाउंट इसकी 24 है तो लोअर 20, तो इसको हम IAS 16 में वापस 20 पे लेके जाएंगे और डबल एंट्री बैलेंस करने के लिए लॉस है चाहे गेन है वो P&L में जाएगा। तो वो लॉस आ रहा था 9 मिलियन का। अब पूछिए जो पूछना। पेमेंट लॉस से 2 से रिवर्स हुआ, जी जी, तो हेड पर सेल में चला गया तो ऐसे पेमेंट आ गई नहीं, उसका नाम इंपेयरमेंट ही होती है, यानी ये IAS 36 वाला इंपेयरमेंट नहीं है, IFRS 5 वाला है, नाम इसका इंपेयरमेंट ही है। क्योंकि अगर आप देखें ना तो टेक्निकली IAS 36 जैसा काम ही हो रहा है। जब ये एसेट बस बेचना ही है तो उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, बस बेचना ही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही होगी। क्योंकि अगर बस बेचना ही है तो यही इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी और यही वैल्यू यूज भी होगी। तो टेक्निकली हो ये वही IAS 36 वाला काम रहा है, इसलिए नाम इंपेयरमेंट लॉस ले देते हैं इसका। हाँ जी, क्वेश्चन 9 कर लेने के बाद अब बताइए इसमें जो भी इसमें पूछना था जी। सर इसमें आ गए 2020 में तो 0.6 के बाद में पेमेंट लॉस करेंगे। इसी डाटा से बताऊं, 20 में ये 30 मिलियन से गिरा के 27 पे ले गए थे IFRS 5, फिर 21 जब आया तो इसको हम वापस 16 में लेके जाने लगे। अभी इस वक्त बुक्स में कितने पे है और IAS 16 में किस अमाउंट से लाना है, तो इस 28 का अब कोई काम ही नहीं होने लगा। अब हम उसको 27 से बढ़ा के 27.4 पे लाने लगे और 0.4 का गेन आ जाएगा। 28 का किस्सा खत्म। अब जब IAS 16 में ये एंटर हो गया तो अब यहां से ऑनवर्ड ये है जो अगले ईयर्स में डेप्रिशिएट होगा, यानी 0.6 कुछ नहीं है। जब आगे डेप्रिशिएट होगा वही रूल होगा 2। हाँ, अब ये 16 में ऑनवर्ड चलेगा तो 27.4 से आगे बढ़ेगा। हमने जब करना है कंपारिजन तो हमें पिछले 27 से करना जो वैल्यू होगी 10 फॉर सेल जो IFRS 5 में अभी तक बुक्स में इसकी वैल्यू आ रही थी उससे NCA फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट, PPE डेबिट कितने से, लोअर ऑफ दीस टू। 0.6 कुछ है ही नहीं ना। देखिए 27 IFRS 5 के मुताबिक बुक्स में है, अब उसको हमने IAS 16 में कितने पे लाना है, यानी किस पे इनमें से 27, बस अब ये गायब हो गया। PPE 27.4 पे आ गया। 0.6 कुछ भी नहीं है, ये 29 हो सकता था, ये 400 हो सकता था। इनका डिफरेंस का कुछ नहीं करना, किसी डिफरेंस का तो कुछ तब करना हो कि अगर बुक्स में ये हो, ये लाना है, फिर 0.6 का कुछ है। देखें अगर बुक्स में 28 होता और उसको यहां लाना होता फिर 0.6 कोई चीज है। हमने अभी बुक्स में 27 मिलियन से स्विच करके उसको इस पे लाना है तो 28 का तो काम ही कोई नहीं है इसमें, तो 0.6 का भी कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखे गए थे जी। हाँ। अच्छा, मैंने ना अभी ये जब क्लासिफिकेशन चेंज की है बात करा था, मैंने भी एक बात बोल दी थी कि जो उसकी डेप्शन चार्ज नहीं हुई थी वो भी करेंगे। मैंने सिर्फ इस सेंस में बोला था कि डेप्शन चार्ज करने के बाद एसेट डाउन हो जाता है ना, कैरिंग अमाउंट। मैं असल में बस वो कैरिंग अमाउंट तक लाना बताना चाह रहा था। अगर आप कोई चीज कंफ्यूज कर रही है कि मैंने बोल दिया था कि डेप्शन चार्ज करने के, तो डेप्शन कहां चार्ज हो रही है, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं, नहीं होनी डेप्शन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, यानी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होने लगी। PPE में वापस किस वैल्यू पे लाना है, वो वैल्यू कैलकुलेट ऐसे करनी है कि अगर डेप्शन चार्ज होती तो क्या वैल्यू होती। करने नहीं लगे डेप्शन चार्ज, वैल्यू कैलकुलेट करके ऐसे देखेंगे कि डेप्शन चार्ज होती तो क्या होता। एक बार ये दो वैल्यू सामने आ गई, अब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल से निकल के PPE में जब आएगा तो इन दोनों में से लोअर वैल्यू पे आएगा। अब 2021 के एंड पे वो 27.4 पे आ गया, 21 में डेप्शन नहीं होने लगी चार्ज। अब जब 2022 आएगा तो 27.4 मिलियन रिमेनिंग लाइफ 14 साल पे डेप्रिशिएट होगा।
क्योंकि अब रिमेनिंग 14 साल रह गई। तो अब से ऑनवर्ड फिर वो IAS 16 चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 22 में डेप्रिशिएट होगा, 21 में नहीं होगा डेप्रिशिएट। इसकी जो MCD जो नहीं है, पीरियड है 0.4 से 27 से बिल्डिंग और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 27 क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग डेबिट 27.4 और P&L क्रेडिट 0.4 जी। इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट होगी उसमें वैल्यू यूज भी आएगा। हाँ, अब ये वापस IAS 16 में आने लगा है ना, तो अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे IAS 36 रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करवाता था, ये वही है। अब ये वापस अपने घर वापस आ गया, तो सारे IAS 36, 16 सब एक्टिवेट हो गए। चलिए, इंडिविजुअल एसेट काफी है, डिस्पोजल ग्रुप पे आता हूँ। डिस्पोजल ग्रुप इधर ये आता हूं। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये बात हो गई पूरी। अब आ रहा हूं डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। तो अभी तक जो जो बातें भी बताई थी उन सब की अंग्रेजी अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो एसेट के साथ लिखा होता था ब्रैकेट में और डिस्पोजल ग्रुप। तो जो कुछ अब तक सीखा, यानी लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियल भी सब्सिक्वेंट भी, तो वो डिस्पोजल ग्रुप के लिए भी यही सब रूल हैं। डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल कैसे होगा, वही शर्तें जो इंडिविजुअल के लिए थी जो पहले पेज पे लिखी हुई हैं वही इसके लिए भी हैं। तो जो कुछ अब तक पढ़ा एक एसेट के लिए वही सब कुछ डिस्पोजल ग्रुप के लिए भी है। डिस्पोजल ग्रुप के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ये बताता हूं। उससे पहले बताता हूं डिस्पोजल ग्रुप क्या है। तो अगर एक एसेट की बजाय एक ग्रुप ऑफ एसेट्स बिक रहा हो, जैसे फैक्ट्री, अगर बिकी तो पूरी फैक्ट्री बिकी। जैसे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्या था कि हम कोई बिल्डिंग बेचने लगे हैं और उसको बेचने का इरादा कर लिया हुआ है और वो शर्तें पूरी, क्या शर्तें, कि हाईली प्रोबेबल हो के सेल हो जाएगी, एक्टिव प्रोग्राम चल पड़ा हो, अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली हो। अगर वो सारी बातें एक बिल्डिंग बेचने की बजाय पूरी फैक्ट्री बेचने पे लग रही है, तो अब अगर हमने पूरी फैक्ट्री बेचनी है तो इनफैक्ट हमने फैक्ट्री भी बेचनी है, बिल्डिंग बेचनी है, प्लांट बेचना है, उसके अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री भी बेचनी है, उसके अंदर पड़ा हुआ फर्नीचर बेचना है, तो इस पूरी फैक्ट्री बेचने को कहेंगे डिस्पोजल ग्रुप बेचना। और आप समझने के लिए अगर आसानी हो तो आप समझ लें हम CGU बेचने लगे। अगर एक पूरा CGU बेचने लगे ना तो वो डिस्पोजल ग्रुप है। तो डिस्पोजल ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स जो कि एक ही ट्रांजैक्शन में बिकने लगा है। ऐसा नहीं कि हमने इकट्ठे 4 बसें बेचनी है तो चारों मिलाकर डिस्पोजल ग्रुप हो जाएगा, नहीं, जो बिकने ही एक ग्रुप के तौर पे लगा है वो डिस्पोजल ग्रुप है। पहले तो सबसे पहले पहले पेज पे आए और शुरू में डिस्पोजल ग्रुप के नाम से एक डब्बा बनाया हुआ मैंने, चैप्टर के पहले पेज पे आए और तकरीबन मिड से ऊपर एक डिस्पोजल ग्रुप नामी डब्बा बना हुआ है। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें उसका। को पढ़ने से पहले ये मैंने जुमला बोला था, दोबारा बोलता हूं। अगर एक ही ट्रांजैक्शन में सारे बेचने हैं तो डिस्पोजल ग्रुप है। ये मतलब नहीं है कि सारा फर्नीचर बेच रहे हैं, एक किसी दुकान पे, एक किसी दुकान पे, किसी दुकान पे, तो चूंकि एक ही दिन बेच रहे थे तो सारा मिलाकर डिस्पोजल ग्रुप हो जाएगा, नहीं, पूरा ग्रुप एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बेच रहे हैं तो वो डिस्पोजल ग्रुप है। तो डब्बे में पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें, यानी चारों एक ही को बेच रहे हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन, तो वो चारों मिलाकर डिस्पोजल ग्रुप है। एक ट्रॉली ट्रैक्टर इकट्ठा बेचना सर, क्या हुआ? एक ट्रॉली ट्रैक्टर इकट्ठा बेचना सर, ये भी होगा क्या वो अलग अलग एसेट होगा? क्या वो अलग अलग एसेट था? नहीं, ट्रॉली अलग और ट्रैक्टर अलग था। अच्छा, तो अगर वो अलग अलग एसेट थे वो भी डिस्पोजल ग्रुप हो जाएगा। जैसे कि अभी आपके फैक्ट्री बेच रहे हैं, हाँ, उसमें बिल्डिंग नहीं बेचनी तब डिस्पोजल तो फिर फैक्ट्री नहीं बेच रहे होंगे ना फिर। नहीं तो बस कुछ भी, बस मल्टीपल मैंने कहा फैक्ट्री बेच रहे हैं तो फिर फैक्ट्री बेचना, बिल्डिंग के बगैर तो फैक्ट्री नहीं ना बेच रहे होंगे। बाकी भी आ सकता है। हाँ हाँ, ये क्या है कि आप स्किप कर दो तब डिस्पोजल ग्रुप कंसीडर करो। अब असेसिंग बेचते हैं, फिनिशिंग बेचते हैं, बाकी सारा कुछ बेचते फैक्ट्री में से फर्नीचर हम उठा के ऑफिस में ले जाएंगे, बाकी फैक्ट्री बेच देंगे। तो डिस्पोज, देखिए सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा तरह के एसेट्स अगर बेच रहे हैं इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन तो वो ग्रुप बन जाएगा, तो डिस्पोजल ग्रुप है। सर आपने तो ये कहा था कि वो एक दूसरे के बगैर बिक्री में क्या है? ये मैंने कहा था, आपने कहा था एक फैक्ट्री है, तो वो की बात है। तो CGU पढ़ाते हुए कहा था। डिस्पोजल ग्रुप
डिफरेंट क्लास होना जरूरी है। क्या डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स होना जरूरी है। देखें, इट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। बस अगर एक से ज्यादा एसेट्स हैं तो वो ग्रुप ऑफ एसेट्स बन गया। नॉर्मली ये होंगे तभी, यानी अगर एक ही ट्रांजेक्शन में ग्रुप ऑफ एसेट्स बेच रहे हैं तो ये वही फैक्ट्री बेचना ही हो जाएगा ना। पूरी पूरी बिल्डिंग पे फर्निश्ड बिल्डिंग बेच रहे हैं तो उसमें फर्नीचर भी होगा, कंप्यूटर भी शायद बेच रहे होंगे, एसी भी बेच रहे होंगे, तो प्रैक्टिकली ये मुख्तलिफ क्लासेस होंगी, लेकिन बाय डेफिनेशन ग्रुप ऑफ एसेट्स है बस। डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसेट्स बेच रहे हैं और साथ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। यानी अगर फैक्ट्री बेच रहे हैं तो साथ डिस्मेंटलिंग की जिम्मेदारी भी हो सकता है बेच रहे हो। अगर पूरी फैक्ट्री बेच रहे हैं तो हो सकता है उस फैक्ट्री में पड़ी हुई इन्वेंट्री भी बेच रहे हो और उस इन्वेंट्री के क्रेडिटर्स भी बेच रहे हो कि ये भी तुम नहीं संभालने, अब तो साथ लाइबिलिटीज भी उसमें हो सकती हैं। तो डिस्पोजल ग्रुप के अंदर एसेट्स और साथ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप जहन में फैक्ट्री मिसाल रख लेंगे ना तो वो डिस्पोजल ग्रुप समझने में आसानी है। अच्छा, अब जब डिस्पोजल ग्रुप हो गया, जैसे मैंने फैक्ट्री की मिसाल ली, अगर हम फैक्ट्री बेचने का इरादा कर चुके जिसमें बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, कोई और इक्विपमेंट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, गुडविल भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और इन्वेंट्री भी हो सकती है, वो जगह नहीं बची लायबिलिटी की। अब इस वक्त ये सारे के सारे मिला के डिस्पोजल ग्रुप कहलाएगा और इस डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? इन सब की कैरिंग अमाउंट को ऐड करके, और चूंकि हम इसको बेचने ही एज अ ग्रुप लगे हैं तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे निकलेगी? इन सब की ऐड करके नहीं, वो ग्रुप की ही होगी क्योंकि हम बेचने ही पूरा ग्रुप लगे हैं। तो ये जो रूल था अब ये इस पूरे ग्रुप पे लगेगा। कैरिंग अमाउंट कैसे? सारे एसेट्स की टोटल और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पूरे ग्रुप की। अब जब हम पूरे ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल रहे हैं, यानी इस पूरे ग्रुप के ऊपर IFRS 5 लगाने लगे हैं, तो उसके अंदर तो इन्वेंट्री भी आ गई, उसके अंदर तो सॉफ्टवेयर भी आ गया। सॉफ्टवेयर तो चलो खैर आना भी था। अगर इस पूरी फैक्ट्री के कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी होते वो भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। हो सकता है इस पूरी फैक्ट्री का साथ कुछ ब्लॉक किराए पे देने के लिए अलग रखा होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ जाती, तो इनमें वो एसेट्स भी आ जाते जिन पे इंडिविजुअली IFRS 5 नहीं लगता। कोई बात नहीं, जब ग्रुप के अंदर वो कवर हो गए और अब इस पूरे ग्रुप के ऊपर ये रूल लगेगा तो वो भी इसकी बीच में लपेट में आ रहे हैं। इस 3 मिलियन के लॉस को क्या करें? सब में बांटेंगे, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन के एतबार से पूरा ग्रुप है ना, वरना तो अलग 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 अकाउंट्स हैं। तो जैसे इंपेयरमेंट लॉस CGU का बांटते थे, इस 3 को भी यहां बांटना पड़ेगा। सबसे पहले बिल्कुल वही इंपेयरमेंट वाला काम है, उसके बाद सारे एसेट्स को प्रोपोर्शनेटली। अच्छा, अब चूंकि लॉस बंटने लगा है, यानी वैल्यू बदलने लगी है, IFRS 5 की मेजरमेंट वाली बातें लगने लगी हैं, तो वो तो इन पे लगनी नहीं थी। तो इन्वेंट्री को लॉस नहीं बटेगा। ये बात दोबारा सुनिए, डिस्पोजल ग्रुप है पूरा ग्रुप ऑफ एसेट जिसको पूरे ग्रुप के तौर पे बेचना था, मिसाल फैक्ट्री। अब इस पूरी फैक्ट्री के लिए IFRS 5 लगेगा, कैरिंग अमाउंट पूरी फैक्ट्री की यानी पूरे डिस्पोजल ग्रुप की। अच्छा, बीच में कोई लायबिलिटी हो तो वो भी इसके बीच में ही है, जो कि एज अ नेगेटिव आ रही होगी, क्योंकि ये सारे डेबिट बैलेंसेस हैं, वो क्रेडिट बैलेंसेस हैं। उस पूरे ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? सबको ऐड करके। और चूंकि उस पूरे ग्रुप को बेचना है तो उस ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लॉस आ गया 3 मिलियन। अब उस 3 मिलियन को इनको एलोकेट करना है, इसको एलोकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे लगता नहीं है IFRS 5। तो जब IFRS 5 की मेजरमेंट नहीं लगती तो लॉस इसको नहीं जानना चाहिए। इसी तरह अगर यहां पर कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह रहा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो उसको भी ये लॉस ना बढ़ता। कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही होती फेयर वैल्यू मॉडल वाली, उसको भी ना डलता। बाकियों को कैसे चार्ज होगा? बिल्कुल Y36 वाला रूल, पहले गुडविल और फिर बाकी सबको प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें डिफरेंट बात यह है कि अब लिमिट का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि सब बराबर है। सब बराबर से मेरी मुराद यह है कि लॉस सब बर्दाश्त करेंगे, कोई चक्कर नहीं लिमिट का। IAS 36 और इसमें फर्क यह है कि अब लिमिट का कोई मसला नहीं है, सबको प्रोपोर्शनेटली बटेगा, अब कोई लिमिट का मसला नहीं है। और दूसरा फर्क यह है कि चूंकि इस पूरे डिस्पोजल ग्रुप पे जो लॉस आया है ये कहां चार्ज करना है? P&L को। तो बीच में कोई बिल्डिंग अगर सरप्लस पे भी है फिर भी जो उसका 3 में से हिस्सा बनेगा वो P&L को चार्ज होगा। अब जब IFRS 5 में आ गए ना
तो पुरानी बातें वहीं रुक गई। जब IFRS 5 में आ गए एसेट्स तो फिर वो सरप्लस खत्म हो गया। तो इसलिए इस डिस्पोजल ग्रुप का जो लॉस निकलेगा वो लॉस इन सब में एलोकेट होगा, लेकिन इन्वेंट्री को नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि इस पे IFRS 5 के मेजरमेंट रूल्स नहीं लगते। और बाकी सब में पहले गुडविल फिर प्रोपोर्शनेट, और प्रोपोर्शनेट करते हुए लिमिट का कोई मसला नहीं है, और जो भी जिसका भी लॉस आएगा वो सारा का सारा P&L को ही चार्ज होगा। इसकी अंग्रेजी बाद में पढ़िएगा, पहले जो समझाया है वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताता हूं, फिर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। क्या जी? CGU के केस में नहीं, अगर उस CGU में कोई एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल वाला होता था और उसका सरप्लस मौजूद होता था तो वो सरप्लस में जाएगा, लेकिन IFRS 5 में ऐसा नहीं है, क्योंकि IFRS 5 ने ना सब एसेट्स को इकट्ठे एक ही क्लास में रख दिया, हेल्ड फॉर सेल। तो इसलिए सलूक भी सबके साथ एक जैसा होगा, वरना आपस में एक दूसरे के दिलों में बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए सारे के सारे एसेट्स एक क्लास में आ गए, इसलिए सलूक भी एक जैसा होगा। टॉप पे स्कोप, मेजरमेंट रूल्स इन पे नहीं लगने। नहीं, आप कह रहे हैं इन्वेंट्री कहां लिखी है? इन्वेंट्री तो लिखी नहीं भी स्कोप में, वो है ही करंट ना। इस टॉपिक में तुम पढ़ी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल रहे हैं, तो इसलिए इनको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि इन्वेंट्री पे नहीं लग रहा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ लें। अच्छा, इसको मैं सॉल्व जो है ना वो ब्रेक कर रहा हूँ क्लास, तो उसको मैं 12 में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 11 लेक्चर बस यहीं तक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।